प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता शंकर की है। कथा कहती है, शंकर सांस्कृतिक शंखनाद करते हुए भारत भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में मिथिला प्रदेश के महिषी गांव, जो अब बिहार प्रांत के सहरसा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, मंडन मिश्र का गांव हुआ करता था। उन दिनों मंडन मिश्र सांस्कृतिक श्रद्धा का नाम था। गांव में प्रवेश करते ही शंकर ने मंडन मिश्र के घर का रास्ता पूछा। कुएं पर पानी भरने आई स्त्रियां ऐसा सुनकर हंसने लगी। यह भी कोई बात हुई? यह भी कोई पूछता है? लगता है तुम पहले आदमी हो जो इस गांव में आए हो, नहीं तो कभी कोई इस गांव में आकर के ऐसा प्रश्न नहीं किया है आज तक। चले जाओ, सीधे बढ़ते जाओ, उनके घर से आने वाली हवा बता देगी। शंकर पहुंचते हैं। चराचर जीव जंतु, पशु पक्षी ही नहीं, अपनी अर्धांगनी भारती के साथ मंडन मिश्र उनका स्वागत करते हैं। शंकर उम्र में उनसे लगभग 2 गुने छोटे हैं और मंडन मिश्र उनसे 2 गुने बड़े हैं, दूनी उम्र के हैं। उनका यश तो कई गुना बड़ा है और हृदय और भी विशाल है। शंकर कहते हैं उनसे कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं, सत्यान्वेषण करने आया हूं, मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। मंडन मिश्र ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य का अवसर है, किंतु तुम मेरे बच्चे के बराबर हो, इसीलिए न्यायाधीश चुनने का पहला हक तुम्हारा बनता है। निर्णायक कौन होगा जो यह तय करेगा कि जीत किसकी हुई और कौन हारा? लड़ाई यहां बड़ी मधुर है, दोनों ओर समझ विकसित है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक ओर पुत्र तुल्य शंकर, तो दूसरी ओर पिता तुल्य मंडन मिश्र। शंकर निगाह उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं, विचार करते हैं, किंतु उन्हें वहां कोई निर्णायक नहीं मिलता है। तब वे कहते हैं कि हमारे आपके बीच निर्णय का दायित्व केवल एक ही व्यक्ति संभाल सकता है और वह कोई और नहीं, देवी भारती ही हैं। वही निर्णय कर सकती हैं। यह निर्णय किसी और दूसरे के वश का नहीं। आप सहज समझ सकते हैं शंकर क्या कह रहे हैं। जिसको वो निर्णायक तय कर रहे हैं, वो उनके विरोधी जिससे वो संवाद करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं विवाद करना चाहते हैं, उनकी धर्म पत्नी है। लेकिन यही विशेषता है शंकर की, मंडन मिश्र की और यहां तक कि भारती की भी। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ
और लगातार 16 दिन तक चलता रहा। कभी मंडन मिश्र तो कभी शंकर, कभी शंकर तो कभी मंडन मिश्र भारी पड़ते। दोनों एक से बढ़कर एक तर्क देते, एक दूसरे के तर्क को काटता, दूसरा पहले के तर्क को। इसी बीच किसी आवश्यक कार्य से भारती को थोड़े समय के लिए कहीं बाहर जाना हुआ। उन्होंने दोनों विद्वानों से क्षमा मांगी और कहा कि मेरा बाहर जाना अति आवश्यक है, मुझे बाहर जाना ही होगा, लेकिन हाँ, मेरी अनुपस्थिति में मेरा कार्य, ये 2 मालाएं जिन्हें मैं आप दोनों को अपने ही हाथों से पहनाकर जा रही हूं, करेंगी। मैं जल्दी ही लौटूंगी। शास्त्रार्थ जारी रहना चाहिए। जब भारती लौटती हैं, कुछ निरीक्षण परीक्षण करती हैं और तुरंत निर्णय दे देती हैं। शंकर को विजयी घोषित कर देती हैं। मंडन मिश्र हार गए। लोग हैरान हैं। 16 दिन से लगातार शास्त्रार्थ चल रहा है, निर्णय नहीं हुआ, और आज थोड़ी ही देर के लिए भारती बाहर क्या गई, आते ही निर्णय सुना दिया। आखिर किस आधार पर इस विदुषी ने अपने पति को पराजित घोषित कर दिया? बात किसी के समझ में नहीं आती है, सबकी समझ से परे है। हर कोई आश्चर्यचकित है। तभी एक व्यक्ति ने नम्रतापूर्वक भारती से पूछा, हे देवी, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप थोड़ी देर अनुपस्थित रहकर तुरंत निर्णय दे दी? तो भारती ने कहा, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है, उसे अपने पराजय की शंका होने लगती है, वह धीरे धीरे कुपित होने लगता है, वह धीरे धीरे क्रोधित होने लगता है। मेरे पति के गले में पड़ी माला उसी क्रोध के कारण, उसी क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकर के गले में पड़ी माला अब भी ताजी की ताजी है। इससे स्पष्ट है कि मेरे पति इस शास्त्रार्थ में पराजित हुए। प्रिय विद्यार्थियों, इसे आप चाहे संवाद कहें चाहे विवाद, किंतु यह जय और पराजय के लिए नहीं था। विवाद का अर्थ 2 व्यक्तियों में, 2 विचारधाराओं में संघर्ष होता है, जबकि संवाद का अर्थ होता है 2 व्यक्तियों में 2 धारणाओं का मिलन या 2 विचारधाराओं का मिलन। विवाद में कोई भी नहीं जीतता। जो समझता है मैं जीत गया कहीं गहरे, उसे समझ आता है नहीं, मैं तो हार गया। और संवाद में दोनों जीतते हैं, दोनों की विजय होती है, क्योंकि दोनों को समझ आ जाता है कि तथ्य क्या है, राज क्या है, सच्चाई क्या है। और यही हुआ शंकर के साथ, मंडन मिश्र के साथ। जो सामने था, जो विरोध में था, जो विवाद चाहता था, उसने देखा जो सामने खड़ा है वह कोई सिद्धांत लेकर नहीं चल रहा है, वह तो सत्य के पथ का पथिक है। और उसे लगा कि मेरे सारे तर्क व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरा सिद्धांत है जो भ्रांतियों से भरा हुआ है, उसमें मार्ग नहीं है। और जब मार्ग मिल गया तो पीछे क्यों हटना। और यहीं इसी क्षण मंडन मिश्र ने
शंकर का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। यहाँ शिष्यत्व का अर्थ बुद्धि नहीं, हृदय की निकटता से है, तर्क नहीं, भाव की प्रधानता से है, सिद्धांत नहीं, सत्य की आभा से है, पुरातन नहीं, नवीन के स्वागत से है। प्रिय विद्यार्थी, यही कारण है कि कृत्य का निर्णय तुम्हारे अंतस से होता है। तुम बाहर बाहर मौन दिखाई पड़ सकते हो और तुम्हारे भीतर तूफान उठता रहता है। तुम बाहर पूर्ण शांत प्रतीत होते हो, किंतु भीतर अशांति का दावानल धधकता रहता है। तुम बाहर चुप रहते हो, किंतु अंदर ज्वालामुखी विस्फोट की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जान लो, तुम्हारा बाह्य उतना मूल्यवान नहीं है जितना तुम्हारे भीतर का अस्तित्व। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य निर्णायक होता है तुम्हारी आत्मा के स्वरूप का। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें निर्मित करता है, क्योंकि जो भी हो तुम अपने कृत्य के कारण ही हो। यह अस्तित्व ही कृत्य प्रधान है। तुम स्वयं ही अपने कृत्य के परिणाम हो। तुम जो करते हो वही होते हो। अब बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अतः जो भी करो वह अंतस की आवाज सुनकर करो, अंतस से पूछ कर करो, अंतस के हिसाब से करो, अन्यथा सारी दौड़ व्यर्थ हो जाएगी। तुम स्वयं भी समझते हो व्यर्थ चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता। औचित्यपूर्ण चीज़ें ही अर्थवान होती हैं। उन्हीं का मतलब है, उन्हीं का अस्तित्व है, उन्हीं का अर्थ है। तो फिर आज यह निर्णय करना ही होगा जिस उद्देश्य से शंकर को दर दर भटकना पड़ा, उस उद्देश्य को ही आज अपना जीवन पथ बनाओगे और वहाँ तक पहुँचे बिना विश्राम नहीं लोगे, वहाँ पहुँचकर ही मानोगे। प्रिय विद्यार्थियों, तुम समझ सकते हो मैं उन्हीं शंकर की बात कर रहा हूँ जो बचपन से ही सत्य के खोज के सत्याग्रही थी, किंतु उनकी माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती रही। कहा जाता है बचपन में एक बार मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। नदी के तट पर खड़ी माँ रो रही है। शंकर कह रहे हैं, माँ मुझे अवसर दे, मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ। अगर तू हाँ कर दे तो मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है। अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। माँ के लिए एक ओर कुआं है और दूसरी ओर खाई है। माँ कर भी क्या सकती है। माँ हार गई। माँ ने हाँ कहा मैं स्वीकार करती हूँ तुम्हारा संन्यास। कम से कम तुम मेरी आंखों के सामने तो रहोगे। और ऐसा सुनते ही मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। कारण जिसने संसार छोड़ दिया हो, जो सन्यासी हो गया हो, उसे मगरमच्छ पकड़कर भी क्या करेगा। अब तो आप समझ ही सकते हैं, यह शंकर कोई और नहीं, वही शंकर हैं जिनका जन्म 8वीं सदी में केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ और आगे चलकर यही बालक शंकर क्या हुए, शंकराचार्य हुए। हाँ, बड़े विद्वान हो जी। तब तो और भी सब जानते होंगे उनके बारे में, कुछ बातें हो जाए उनकी। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने सारे भारतवर्ष में सनातन धर्म का अलख जगाया और देश के चारों कोनों में जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें से पहला मठ कहाँ है?
बताइए अब क्या हो गया? पहला मठ श्रृंगेरी दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में वेदांत ज्ञान मठ के रूप में स्थापित है, जहां यजुर्वेद की स्थापना है। यहाँ का संदेश अहम ब्रह्मस्मि है और संदेशवाहक अपने नाम के साथ सरस्वती, भारती का संबोधन प्रयुक्त करते हैं। दूसरा मठ पूर्वी भाग में उड़ीसा का गोवर्धन मठ पुरी नामक नगर में स्थापित है, जहां ऋग्वेद की स्थापना की गई है। यहाँ का संदेश प्रज्ञावान ब्रह्म और इस संदेश के वाहक अपने नाम के आगे आरण्य लिखते हैं। तीसरा मठ पश्चिम में गुजरात के द्वारिका धाम में शारदा मठ के रूप में स्थापित है। यहाँ सामवेद की स्थापना है और यहाँ का संदेश तत्वमसी है। संदेशवाहक अपने नाम के आगे तीर्थ या फिर आश्रम लिखते हैं। और चौथा मठ, ये तो आपको पता ही होगा, अरे अब यही बचा है तो पता कैसे नहीं होगा, और करीब भी है आपसे। कौन सा मठ? और चौथा मठ उत्तर दिशा में उत्तरांचल के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ के रूप में स्थापित है। यहाँ अथर्ववेद की स्थापना है और संदेश अध्यात्मा ब्रह्म है। संदेशवाहक अपने नाम के आगे गिरि या फिर पर्वत अथवा सागर लिखते हैं। जिस शंकर से शंकराचार्य की बात अभी हुई, आपको मालूम है यह यात्रा कितने दिनों की है? यह यात्रा महज 27 वर्षों की है। 27 वर्षों में इस देश के 4 कोनों में, देख रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और कितनी बड़ी स्थापना है। जो देख रहा होगा, जो जान रहा होगा, वही समझ सकता है, दूसरे के समझ के परे है। और यह भी कि 8वीं सदी की बात, संसाधनों की क्या स्थिति रही होगी, और महज 27 वर्ष में इतनी बड़ी कीर्ति। मैं क्या कहूं, तुम स्वयं समझ सकते हो। जरा सोचो, कहां 8वीं शताब्दी और कहां 21वीं शताब्दी, लगभग 13 शताब्दियां बीत गईं, फिर कोई शंकर क्यों नहीं पैदा हुआ? है ना प्रश्न? फिर किसी शंकर का जन्म क्यों नहीं हुआ? है ना बात? फिर कोई शंकर क्यों नहीं बना? और यह सत्य है कि शंकराचार्य तो अनेकों हुए, एकदम लाइन लगी है, फेहरिस्त है, पीढ़ी दर पीढ़ी शंकराचार्य होते गए। किंतु शंकर कब पैदा होंगे? कहीं न कहीं यही चिंता हम सभी के मन में है, यही कष्ट हम सभी के मन में है, और होना ही चाहिए। शंकर और शंकराचार्य के अंतर को दूर करने की स्थिति, परिस्थिति, परिवेश के बारे में चिंतन करना चाहिए। यह बात सहज समझ की है कि जिस स्थापना के कारण शंकराचार्य हुए, वह स्थापना कितनी महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण, भाग्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, अस्तित्वपूर्ण है। इस पर कहने से ज़्यादा ठीक नतमस्तक होना ही है। मैं मानता हूँ इस तरह की स्थापनाएं
कम ही होती हैं, किंतु इसका आशय यह तो नहीं है न तो न भविष्यति, निश्चित ही ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो और कब तक इंतजार करना होगा? क्या 13 शताब्दियों का इंतजार अभी कम नहीं है? 13 शताब्दियों का अंतराल कम नहीं है? और नहीं तो अब हमें इस पर विचार नहीं बल्कि कुछ ठोस करना होगा। विचार का समय बीत चुका है, अब प्रयास और उस प्रयास का प्रक्रिया में रूपांतरण का समय आ गया है, जिसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा और ऐसा सब कुछ करना होगा जिससे उस दिशा को मार्ग मिल जाए, उस प्रक्रिया को मंजिल मिल जाए, उस लक्ष्य को उसका उद्देश्य मिल जाए, जिसे शंकर से शंकराचार्य की यात्रा कहते हैं, मानते हैं और जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमें पुनः किसी शंकर के शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया में लगना होगा, होना होगा, जूझना होगा और उसके स्वागत हेतु तत्पर रहना होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? किसके मत्थे यह जिम्मा होगा? कौन यह ध्वज पताका लेकर आगे बढ़ेगा? तो कहीं और ढूंढने नहीं जाना है, कहीं और कोई मिलने वाला भी नहीं है और हमें उस इंतजार में भी नहीं रह जाना है, क्योंकि हमें अपने को कमतर नहीं आंकना है। हमें स्वयं का परीक्षण और निरीक्षण कर लिया है, अब यह सब करना शेष नहीं है। हम सभी को एक साथ इस प्रक्रिया में लगना होगा। हम सभी को शंकर से शंकराचार्य की यात्रा पर चल निकलना होगा। मुझे लगता है हम चल पड़े हैं। कारण स्पष्ट है कि ये विचार कि हम शंकर से शंकराचार्य की यात्रा करनी है, हम कर रहे हैं। हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और एक दिन निश्चित ही हम इस यात्रा को मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम सभी के अंदर की वह सत्ता जो हमें इस उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे। आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे। आप सफल हों। शिवो अहम